आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े, छोटा सा क्विक रिकैप है। भैया आप हम लोग को बता रहे थे कि कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले भी कंपनीज एक्ट था जो कि था 1956 में। नाम बदलना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा चेंजेस लाना पड़ा था। कंपनीज एक्ट 2013 किसको लगता है? वो हर कंपनी जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत रजिस्टर हुआ। कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो जनरेट करता है और सप्लाई करता है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है। कंपनी का मतलब अगर हम लोग इस एक्ट में देखें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बताया है। किसमें? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया। क्या बताया? एकदम फालतू डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन हर कोई अपना राय दिया, जस्टिस मार्शल अपना राय दिए, प्रोफेसर हैनी अपना राय दिए। अल्टीमेटली इनका कहना एक ही है कि जिस तरीके से इंसान का जन्म होता है उसी तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। इंसान ह्यूमन बीइंग है और कंपनी आर्टिफिशियल बीइंग है। सब इसी बात पे स्ट्रेस करते हैं। 4 फीचर्स पढ़े। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे कंपनी के लिए, लेकिन ये 4 जो है ना, 1 2 3 4, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया कंपनी अलग होता है और कंपनी के जो ओनर हैं, जो उस कंपनी को बनाए हैं, वो अलग होते हैं। दोनों एक नहीं होते। अगर हम अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं तो मेरे बैलेंस शीट और मेरे P&L में आएगा। लेकिन अगर कंपनी अपने लिए कार खरीद रहा है तो वो कंपनी के बैलेंस शीट में जाएगा, ना कि मेरे बैलेंस शीट। अगर कंपनी के मेंबर्स, सारे मेंबर्स का भी डेथ हो जाता है तो उनके शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कंपनी का जन्म लॉ के एक प्रोसीजर से होता है, लीगली होता है, लॉ के तहत होता है, और कंपनी का मौत भी उसी तरीके से होगा, लॉ के तहत। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इवन डिसमिस्ड और डिस्ट्रॉयड बाय लॉ, और कोई तरीका नहीं है। कंपनी गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो हम लोग पढ़े कि कंपनी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, इस बारे में आज और बात करेंगे। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेम बात कि कंपनी को चलाने के लिए एक ह्यूमन का जरूरत है, लेकिन वो ह्यूमन अलग है और कंपनी अलग है। ठीक है, वो ह्यूमन कंपनी का एजेंट के तरीके से काम करता है, बट वो कंपनी का एजेंट नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन। members of a company act as the agent of the company but are not the agent of company. member कंपनी के एजेंट की तरीके के एक्टिंग करता है, लेकिन वो एजेंट नहीं होता। हम लोग देखते हैं ना, कोई भी एक्टर, अभी सिम्बा में रणवीर सिंह पुलिसमैन का एक्टिंग किया, तो क्या वो असल में एक्टर पुलिसमैन है? नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग करता है। उसी तरीके से जब अंबानी जी जियो का एजेंट का एक्ट करते हैं, बट वो एजेंट नहीं है, वो मेंबर है। कंपनी केस कर सकता है और तो और कंपनी के नाम पे केस भी हो सकता है। ओके, हम लोग एक केस लॉ पढ़े थे, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का केस लॉ है कि अगर तुम अपना नाम से किसी चीज का इंश्योरेंस कराया, लेकिन वो चीज जो है वो है कंपनी का, जब वो चीज खराब हो जाएगा और हम लोग जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को पैसा दो, वो चीज खराब हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी ना बोल सकता है। क्यों? क्योंकि अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉपर्टी हम लोग का नहीं है, ये तो भैया क्लियर है। क्या अगर वो प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस कराएं और कल को उसका पैसा मिलता है, वो हम रख सकते हैं? नहीं। ये केस लॉ में यही बात बताया। हम लोग बात किए थे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जब पहली पहली बार कंपनी बनाते हैं, और जब सब्सक्राइबर्स अपना शेयर्स पास ऑन करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं, तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, अगेन गोइंग कंसर्न, चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी आज बात होगा इसके बारे में, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बात हो चुका है इसके बारे में। कुछ चीजें हैं जो कंपनी के साथ नहीं किया जाता। कंपनी का शादी नहीं करा सकते, कंपनी को नहीं बोल सकते कंपनी कसम खा, है ना। हम लोग जैसे कोर्ट में जाते हैं
तो तुम लोग मूवीज में देखते होगे, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। बट कंपनी कैन नॉट डू दिस। कंपनी ओथ नहीं ले सकता है, कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता है। कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी डॉक्टर है और वो खड़ा होकर ऑपरेशन करे, नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग। कॉमन सील के बारे में बात किए थे, एक इंपॉर्टेंट बात बताए थे कॉमन सील के बारे में कि वो ऑप्शनल है। 2015 से पहले कंपलसरी था, बट नाउ दैट इज ऑप्शनल। तुम कॉमन सील रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। ओके, लेट मी सी जस्ट वंस कौन कौन है। ठीक है, ओके, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। भैया आप हम लोग को अभी तक जो समझाएं, अगर उसको हम ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा। मानो जियो का लेते हैं, ठीक है, जियो। जियो क्या है? एक कंपनी है। जियो का मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है? मानो मुकेश अंबानी, ठीक है। असल में जियो का जो शेयर्स है इनके फैमिली में ही बटा हुआ है, तो मानो मैक्सिमम है मुकेश अंबानी के पास, ठीक है। ये लोग दोनों अलग हैं, इनके बीच में क्या है? देखो, इनके बीच में ये एक पर्दा है। ये क्या है? पर्दा। जियो कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी जी अलग है। सवाल उठता है कि भैया बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस पर्दा को उठा दिया जाए? ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा है, पर्दा, इसको, पर्दा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हील। ये जो पर्दा है इसको उठा दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जियो कंपनी और अंबानी दोनों को एक माना जाए? ऐसा कभी होता है क्या? होता है। ये कॉर्पोरेट व्हील कहलाता है। ये जो पर्दा है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट व्हील। ये पर्दा को उठाया जा सकता है कुछ केसेस में। सबसे पहला केस, सबसे पहले कॉर्पोरेट व्हील को समझाया। इट रिफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाई द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। समझ गए भैया? क्या समझे? कि जो टाटा कंपनी है वो अलग है, और जो टाटा के जो मेन हेड है रतन टाटा जी, वो अलग है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। मेंबर का लाइबिलिटी इस कॉन्सेप्ट के कारण लिमिटेड है। कोई पूछे ना कि मेंबर का लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि मेंबर एंड कंपनी आर टू सेपरेट एंटिटी। ये कैसे होता है? कॉर्पोरेट व्हील के कारण, इस पर्दा के कारण। देखो डायग्राम देखो, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग है। किसके कारण? इस व्हील के कारण, पर्दा के कारण। यानी कि कंपनी का जो लोन है वो कंपनी का लोन है, कंपनी का उधार कंपनी का उधार, मेरा उधार नहीं है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। इस चीज को, ये जो कॉर्पोरेट व्हील है ना, ये बड़ा मस्त चीज है, ठीक है। इसको समझाने से पहले एक वीडियो हम तुम लोग को पहले भी दिखाए थे और आज भी दिखाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना सब कोई, ठीक है। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। हम्म, Hi, let me introduce myself. My name is Sal, and I have a shoe manufacturing business, but I want to expand my business. So I am thinking to call my lawyer to suggest me some ideas. Hi, Sebastian. I want to expand my business, but I don't have capital. What should I do? So I think you can make a public company, because you can make capital through public money by issuing prospectus. And a public company needs 7 members, and you have all in your home. They are your wife, your 4 sons, your daughter, and you. Oh, yes.
And what about my current business of shoe manufacturing? Sir, you can sell your business to the company. As company has a feature of a separate legal entity, and it can hold the property in its own name. The company purchased Solomon's business for £38,782. Mr. Solomon took 20,000 of the company's shares, which was payment from Solomon Incorporated for his old business. Each share was worth £1. The company also gave Mr. Solomon £10,000 in secured debentures and rest £8,782 in cash. We are in huge losses. Company is ordered for winding up. What is the status of company? The total assets of the company amount to £6,050. Its liabilities are £10,000 secured by debentures, £8,000 owing to unsecured trade creditors. Okay, since I also have my debt, these assets will be taken by me. Yes, sir. Sir, I am the creditor of Salomon Company Limited. Mr. Salomon and the company are one and the same thing. As Salomon held majority of the shares of the company and the rest by his family, the losses are also made by him. So Mr. Salomon should not have been given the priority over the assets of the company, and we should get the right over the assets of the company first. Sir, but the company is an artificial person and has a separate entity that is distinct from its members, which is called a corporate veil. Since I have owned the secured debentures of the company, I have the rights over the assets. The company is a different person altogether from the subscribers of the memorandum. And though it may be that after incorporation the business is precisely the same as before, the same persons are managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law. Their agents or trustee. So the company and Mr. Salomon are distinct persons. And Mr. Salomon, as a secured debenture, will get his right over the assets of the company first. Hi guys, I hope you understood the case law. Some few pointers are. चलो ठीक है, अब ना हम ये अपने भाषा में समझाते हैं। यहाँ पे तुम लोग को पूरा कहानी बताया गया। एक बंदा है, ठीक है, सैलमन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ठीक है बच्चा, सबको याद रखना। ये इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशन में, सब में पढ़ाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनो। एक बंदा था सैलमन, इसका जूता का दुकान था, ठीक है। क्या चीज का दुकान था? जूता का। ये बोला कि मेरा ये जो जूता का दुकान है, हम छोटा छोटा बिजनेस करके थक गए, अब हमको कुछ बड़ा करना है, हमको जूता का दुकान बंद करके एक कंपनी खोलना है, ठीक है। अभी सैलमन क्या है? एक आम आदमी। सैलमन एक आम आदमी है, इसको एक कंपनी खोलना है। ये किसके पास जाएगा? एक सीए के पास, हम लोग के पास आएगा। हम लोग को बोलेगा कि सर हमको एक कंपनी खोलना है, सीए में लॉयर, जिसको भी लॉ का ज्ञान हो, हमको एक कंपनी खोलना है, क्या करें? तो जो आदमी था, जो सीए था, वो बोला कि हाँ तुम खोल सकता है, तुम पब्लिक कंपनी खोलो। अभी यहाँ पे मेरा बात को ध्यान से सुनो, पब्लिक कंपनी खोलो। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में ही, ध्यान से सुनना मेरा बात, पब्लिक कंपनी में ही ये फैसिलिटी है, ये बेनिफिट है कि तुम प्रोस्पेक्टस बांट सकता है। प्रोस्पेक्टस मतलब पतला सा शीट टाइप का मतलब कुछ पेपर्स होंगे जिसमें तुम्हारा कंपनी का ज्ञान होगा कि मेरा कंपनी ये करेगा, ये इसका हालचाल है, आप आइए मेरा कंपनी का शेयर खरीदिए और पैसा कमाइए। ये होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कौन सा कंपनी रिलीज करता है? पब्लिक कंपनी। सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास ये हक है कि वो प्रोस्पेक्टस रिलीज करे और नॉर्मल जनता से पैसा मांगे, इसीलिए इसको प्रोस्पेक्टस रिलीज करना पड़ा। अभी हम जब क्लास लिए थे इसका पहले, तो हम बताए थे कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। कौन बच्चा बताएगा? हम देखते हैं, फटाक से बताओ, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? एनीबडी? वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। 7 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। तो सैलमन बोला यार मेरे को तो 7 मेंबर लाके देना है, हम कहाँ से लाएं? ठीक है, सैलमन चिंता में आ गया।
जो सीए था वो था समझदार, वो इसका निकाला जन्म कुंडली, बोला कि सर बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ये वाला बात कर रहे हो आप, ठीक है। आपके घर में टोटल 7 मेंबर है, आपकी 1 वाइफ, आपके 4 बेटे, आपकी 1 बेटी और आप, ठीक है। टोटल जब आप मिलाओगे तो 7 हो गए। अब अपना ही घर से चालू करो ना। बोला ठीक है। अभी हाल कुछ ऐसा था कि अगर ये बैलेंस शीट बनाए तो इसका लाइबिलिटी में शेयर्स इसका पूरा परिवार रखा हुआ है, और तो और ये कुछ डिवेंचर्स भी लिया, यही लिया है डिवेंचर्स, ठीक है, सिक्योर डिवेंचर्स, और कुछ उधार और मार्केट से लिया क्रेडिटर। कुछ साल बाद ऐसा हालात हो गया कि इसका निकल गया दिवाला, ठीक है, इसका क्या निकल गया, दिवाला। इसका लाइबिलिटी साइड में डिवेंचर था मोटा मोटी 10,000, ठीक है, 10,000 पाउंड का, क्रेडिटर्स था 8,000 पाउंड का, और एसेट मानो था 9,000। ये सब हम रफ फिगर ले रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखो एसेट कम है कि नहीं, और लाइबिलिटी ज्यादा है, लॉस में है, पूरा रो रहा है ये बैठ के। अभी मेरे को ये बताओ कि ये एसेट क्या करेगा, ये बेचेगा, ये एसेट बेचेगा और उससे क्या मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा, पाउंड मिलेगा इसको अपना वहां का, ठीक है, पाउंड मिलेगा। अभी सवाल उठता है कि पहले पेमेंट किसको करेंगे। सबसे पहले तुम लोग 11-12 में पढ़ा होगा, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स वाला को सबसे पहले करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को करते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्रेडिटर्स को करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को करते हैं। अभी 9,000 रुपया समझो, ठीक है, 9,000 पाउंड, 9,000 रुपया जो भी था इसके पास था, ये कैश में कन्वर्ट किया इसको, और बोला क्योंकि इस कंपनी के डिबेंचर होल्डर हम हैं तो ये 9,000 हम लेंगे। क्या बोला, क्योंकि इस कंपनी के डिबेंचर होल्डर हम हैं, ये 9,000 हम लेंगे। ये देखो सैलमन खुश कि 9,000 हम लेंगे, सैलमन पूरा खुश। और ये जो क्रेडिटर्स थे जो इसको 8,000 रुपए दे के रखे थे, वो हो गए दुखी, वो हो गए दुखी कि कंपनी भी इसका, पूरा परिवार इसका शेयर होल्ड करके रखा है, डिसीजन भी अपने ले रहा है, यहां नुकसान हुआ कंपनी को, मेरा पैसा तो डूब गया, ये तो आखिरकार बच गया ना, सैलमन को तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसको हुआ, क्रेडिटर को। सैलमन बुद्धि लगाया, सैलमन दिमाग लगाया, ठीक है। लेकिन यहां पे सैलमन क्या बुद्धि लगाया, जब सैलमन के पास आया क्रेडिटर, मानो क्रेडिटर का नाम है चिंटू, ठीक है। चिंटू गया दौड़ते दौड़ते सैलमन के पास, चिंटू बोला सैलमन, सैलमन तुम हमको पैसा दो। सैलमन बोला हम क्या चीज का पैसा दे, बोला तुम हमसे पैसा लिया था ना उधार की, हमको कंपनी चलाना। सैलमन बोला 1 मिनट, हम तुमसे उधार नहीं लिए थे, तुमसे उधार लिया था सैलमन एंड कंपनी, ये एक कंपनी है, हम अलग है, कंपनी अलग है, कॉर्पोरेट व्हील है हम लोग के बीच में। तो चिंटू वो किससे पैसा लेने बोला, सैलमन एंड कंपनी से। चिंटू बोला नहीं, कंपनी का शेयर होल्डर तुम, कंपनी का डिवेंचर होल्डर तुम, सब तो कंपनी का तुम ही देख रहा था, तुम ही नुकसान में लेके गया है, पैसा तुमको देना होगा। सैलमन बोला नहीं देंगे, हम तो लॉ के हिसाब से चलेंगे। तुम लोग बताओ क्या सैलमन का बोलना सही था, यस या नो। सैलमन बोला हम पैसा नहीं देंगे, चाहे जो कर लो, हम तो लॉ के हिसाब से चलेंगे। तुम लोग बताओ क्या सैलमन का बोलना सही था, अगर सही था तो यस, अगर गलत था तो नो। ओके, अंजलि gave the first answer, निकिता gave the answer, ओके, रिदम, सिमरलीन, जयती, सब सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बाकी लोग और भी लोग हैं, समर्थ गिव द आंसर फास्ट, स्वाति, श्रुति, काजल, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड समर्थ, सबका जवाब सही आया। एंड राहुल तुम्हारा जवाब नहीं आया, तुमको समझ आ रहा है, तुम क्लास में है कि कहीं और है। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड राहुल। भैया आप एकदम सही बोल रहे हैं, सैलमन हम लोग के अकॉर्डिंग सही है, सैलमन सही बोल रहा है, कॉर्पोरेट व्हील है, कंपनी अलग है, वो अलग है। यहां पे जब ये बात कोर्ट में गया तब जो उस टाइम के जज थे उनका दिमाग हिल गया कि यार ये तो जो है, ये चीज जो है, ये क्या है, लॉ में
गड़बड़ी है, लूप होल है। लॉ में क्या है? लूप होल। तुम लोग अभी एक वेब सीरीज आया था स्कैम 1992 हर्षद मेहता के ऊपर, तुम लोग देखा होगा। हर्षद मेहता उसमें क्या किया? लॉ का जो लूप होल था उसका फायदा उठाया। तो उसी सर हम तरीके नहीं देखे हैं अभी तक। तुम नहीं देखी अभी तक? कौन कौन नहीं देखा सर, सोचिए एग्जाम के बाद देखेंगे। हाँ वो भी सही है। कौन कौन देखा है हर्षद मेहता वाला? यो कर दो तो एक बार। कोई नहीं देखा है क्या? अरे तेरी, तुम लोग क्या करता है? वेरी गुड समर्थ, बहुत बहुत सही वेब सीरीज है, एग्जाम के बाद जरूर से देखना। किसी के पास नहीं होगा मेरे से ले लेना, ठीक है? बहुत सही वेब सीरीज है। तो उसमें भी यही किया, लूपहोल का फायदा उठाया, और इसमें भी वही कर रहा है, लूपहोल का फायदा उठा रहा है। कोड बोला हम तो ये होने नहीं देंगे, ठीक है? देखो क्या होता है यहाँ पे। सीरीज का नाम है स्कैम 1992, तुम लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, ये जो पूरा है ना, ये वही कहानी है जो हम तुम लोग को समझाएं, इसको रिपीट नहीं करते हैं हम लोग। सीधे आते कि जज जिसका दिमाग हिला हुआ है, जिसका पसीना छूट रहा है कि ये तो लॉ में जो है लूप होल है, वो क्या किया? जज बोला द कंपनी is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before and the same person are managers and the same hands receive the profit, the company is not in law the agent of the subscriber or trustees for them, nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to that extent and in the manner provided by the act. कितना टफ भाषा बोलता है ये, कितना लॉ वाला भाषा बोलता है। ये क्या बोला? ये वही बोला जो भैया अभी आप बोले कि कंपनी अलग है और कंपनी का मेंबर अलग है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि दिस व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। यस, दिस कैन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। ये केस में पहली बार इसको लिफ्ट किया गया था। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि ये जो इसका ओनर है ना, ये ठगने का कोशिश कर रहा है क्रेडिटर लोग को, ये क्रेडिटर लोग को लूटने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। इस बेसिस पे लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट व्हील। अब लिफ्ट कर दिया और जो लॉ का लूप होल था उसका एक समाधान निकला, ठीक है? देखो, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। पियर्स मतलब छेद करना, तो वो पर्दा में छेद हो गया, मतलब अब कंपनी और कंपनी का मेंबर एक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया? ये सैलमन वर्सेस सैलमन के टाइम पे आया, जब जज का दिमाग घुमा के लूप होल मिल गया है। अभी ये कब कब लिफ्ट होता है ये हम लोग को पढ़ना है, और ध्यान से सुनना, ये कब कब लिफ्ट होता है ये हम लोग को पढ़ना है। और सब केस में एक केस लॉ है, केस स्टडी है। केस लॉ तुम लोग को पता होगा, जब कोर्ट में वो केस जाता है और ये लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ नया है, तो वो सब हम लोग याद करके रखते हैं। अभी हर केस लॉ हम समझाएंगे नहीं, जो भी केस लॉ तुम लोग को मन करे कभी समझने का, हमसे बात कर लेना, एग्जाम के बाद यूट्यूब पे देख लेना। फॉर द टाइम बिंग तुम लोग को याद रखना, ठीक है? पेज सर नंबर वो जो सैलमन वर्सेस सैलमन है, तो वो किसने केस किया उसके ऊपर, सैलमन के ऊपर? सैलमन के ऊपर, सैलमन के कंपनी के ऊपर केस हुआ था। सर दोनों सैलमन वर्सेस सैलमन क्यों है तो फिर? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। सैलमन, जब सैलमन के पास चिंटू गया हम लोग का क्रेडिटर, तो सैलमन बोलता है ही नहीं, मेरे से पैसा क्यों मांग रहा है? तो वैसे उसका ना बहुत सारा क्रेडिटर था, सब उससे पैसा मांग रहा था, तो वो बोला रुको हम पैसा दिलवाते हैं, और वो तेज बन के कंपनी पे केस। ओके सर। ओके ओके, अब आते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पेज नंबर 5.6, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये अभी फाइनल में, इंटर में सब जगह काम आएगा, बीकॉम में सब जगह काम आएगा। कॉर्पोरेट व्हील यानी कि वो पर्दा जो मेंबर और कंपनी को अलग करता है, वो कब लिफ्ट होता है? पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। इसका मतलब क्या? इंडिया का, देखो इंडिया जब किसी से वॉर में चल जाएगा तो वो इंडिया का एनिमी कंट्री होगा, लेकिन अभी भी हम लोग का आसपास का जो छोटा मोटा देश है उनसे लड़ाई हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है?
पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, पाकिस्तान से हम लोग का नहीं बनता अच्छा से, अभी पाकिस्तान लगाया बुद्धि, पाकिस्तान बोला कि हमको चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर हम थोड़ा बहुत बनाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हम क्या करते हैं यहाँ एक कंपनी खोलते हैं, पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी लोग जो है वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आएंगे, लॉ ये बोलता है, लेकिन ये लोग चाहे तो किसी और के द्वारा यहाँ पे कंपनी खुलवा सकते और उस कंपनी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, घपला, ब्लैक मनी ये सब कर सकते हैं। तो ये कंपनी खुलवाया। देखो आज तुम लोग को हम काम का बात बताते हैं, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? इंडिया में ना बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसके पास बहुत सारा कैश था, मतलब बहुत ज्यादा कैश, ठीक है, और इसका यही उपाय ये लोग निकाला कि हम लोग जो नोट है पुराना उसको बंद कर देते हैं ताकि जो सारा नोट है वो हम लोग के पास आए। अभी जैसे ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये लोग क्या जाएगा बैंक, बोलेगा मेरा बैंक अकाउंट खुलवाओ हम पैसा डालेंगे, नहीं जा सकते। तो ये लोग रह गया ना घर का ना घाट का, मतलब वो कैश ये लोग प्रॉपर फेंका है। तो डीमोनेटाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये था कि जो टेररिस्ट थे, जो अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उनको एक्सपोज कर देना। तो ये उसके कारण हुआ था। अभी ये बुद्धि लगाया कि ये जो कंपनी है हम खोलते हैं, इससे हम दम तक एकदम फ्रॉड करेंगे और इंडिया को डुबाने की कोशिश करेंगे, ये अपना दिमाग में लगाया। कल जब कंपनी को पकड़ेगा तो हम तो कंपनी से अलग है, हम बोल देंगे, हाथ उठा देंगे कि मेरे को कंपनी से क्या मतलब, कंपनी अलग है, हम अलग है। ये बुद्धि लगाया तो लॉ बोल दिया। लॉ किस केस स्टडी में? डालमर कंपनी लिमिटेड, अंडरलाइन करो, वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के केस में बोल दिया कि अगर तुम कोई कंपनी खोले हो और वो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो कंपनी पब्लिक के हित के लिए नहीं है, पब्लिक के नुकसान के लिए है, देश के नुकसान के लिए है, तो तुम हमारे दुश्मन हो। क्या बोला? किस केस में बोला? डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के केस में बोल दिया कि अगर कोई भी ऐसा कंपनी बनता है जो पब्लिक के हित के लिए नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक का नुकसान कर रहा है, उस केस में वो कंपनी और कंपनी का मेंबर के बीच का जो पर्दा है उठाएंगे और जो पनिशमेंट मिलेगा मेंबर को मिलेगा। रीड करते हैं। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज, केस स्टडी का नाम, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपर्डी, खतरा में नहीं है, द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। अगर खतरा में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट इट मे रेंट द व्हील फॉर असर्टेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी, कहीं हम लोग का दुश्मन तो नहीं। इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड, कंपनी का अपना दिमाग नहीं होता, अपना सोच समझ नहीं होता, लेकिन वो दुश्मन कंपनी का जो मेंबर है उसका तो सोच समझ होता है, उसका तो दिमाग होता है, और वो अगर अपने दिमाग से, अपने सोच समझ से देश का नुकसान कर रहा है तो उस टाइम पे कंपनी को तो पूछो ही मत, सीधे कंपनी के मेंबर को लटका दो। फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। कोर्ट सीधे ढूंढेगा कि ये जो प्रॉब्लम दे रहा है कंपनी, ये कहां से आ रही, कौन आदमी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, और सीधे उस आदमी को सजा मिलेगा। पहला केस जब कंपनी एनिमी कंपनी हो, पहला केस स्टडी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करते टाइम डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट क्यों मैसेज करो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एनिमी कंट्री वाला जो पॉइंट है, एनिमी कंपनी वाला जो पॉइंट है, सबको क्लियर? गुड, ओके, गुड। अब बढ़ते आगे। देखो पब्लिक का दिमाग देखो, लॉ बनता है तो पब्लिक क्या दिमाग लगाता है? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। एक आदमी था, ये था कौन? मानो मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील था,
ये जब देखा कि मेरा इस साल का इनकम कितना हुआ, तो 100 करोड़, बाप रे बाप, इतना पैसा। ये सोचा कि इस पे हम टैक्स देंगे तो मेरा बड़ा पैसा का नुकसान हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम ना ऐसे ये कंपनी खोल देते हैं, ठीक है, और इस 100 करोड़ को हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा 100 करोड़ का इनकम कहाँ है, हम बोल देंगे कि मेरे पास नहीं है, हम तो उस कंपनी में लगा के रखे हैं, उस कंपनी के पास है और हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बुद्धि लगाया, बोला ये जो तुम दिमाग लगाया ना कि ऐसे एक डमी कंपनी खोल दिया फालतू का, जिसमें तुम अपना पैसा को लॉन्ड्री करते जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग यही होता है कि तुम पैसा को दूसरा जगह भेज रहा है टैक्स से बचने के लिए। ये हम तुमको नहीं करने देंगे। तुम लोग के बीच में ये एक पर्दा है, इस पर्दा में हम छेद कर देंगे और तुम लोग दोनों अब एक हो जाओगे। देखो, इन सर्टेन मैटर्स concerning the law of taxes, duties and stamps, particularly where the question of the controlling interest is an issue. पहला केस लॉ, एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। दूसरा, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, टैक्स चुराने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट क्या बोलेगा? कंपनी हटाओ। कौन आदमी है जो इसको पैसा दे रहा है? कौन टैक्स चुरा रहा है? सुनील चुरा रहा है। सुनील को लेकर आ, उसको सजा देंगे। कहां हुआ था ये? जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। याद रखना है, अंडरलाइन कर लो। कौन? जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स बचाने का कोशिश किया। In Dingshock Manekji Petit, it was held that the company was not a genuine company at all, but merely the SSC himself disguised under the legal entity of a limited company. The SSC earned huge income by way of dividend and interest, so he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to the SSC by way of loan. The court decided that the private companies were a sham and the corporate wheel was lifted to decide the real owner of the income. क्या हुआ था? डिंशो नाम का एक आदमी था, डिंशो मैनेजी पेटीट इस नाम का एक आदमी था। इसका ना तगड़ा इनकम हुआ, ठीक है, ये बहुत सारा इनकम कमाया। ये बोला अब इस इनकम का क्या करें, हम बहुत सारे शेयर में पैसा लगा के रखे हैं, बहुत सारे डिवेंचर में पैसा लगा के रखे हैं, मेरे को डिविडेंड और इंटरेस्ट आते रहता है। ये अपना सीए से पूछा हम क्या करें। सीए बड़ा समझदार, उसको लूपहोल पता था। वो बोले एक काम करो, आप कंपनी खोलो और उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, उस कंपनी को पैसा दे दो और बोलो कि अब वो कंपनी के पास पैसा है और अगर आपको जरूरत पड़े तो उस कंपनी से लोन के तौर पे पैसा वापस ले लेना। क्या दिमाग लगाया। लेकिन यहाँ पे जज बोला कि ना, हम ये नहीं करने देंगे, हम तुमको क्लियरली समझा रहे हैं कि यहाँ पे तुम टैक्स बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे दिमाग देखो ना डिंगशॉक जी का, ये जो डिंगशॉक जी है ये मानो कमाया 500 करोड़। इसका सीए बोला कि एक काम करिए, आप एक कंपनी खोलिए और उसमें क्या करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। 500 करोड़ पूरा किसके पास है? अब कंपनी के पास, इसके पास नहीं है। मानो डी बोला भैया मेरे को लेकिन बीच में पैसा की जरूरत पड़ेगा, मेरे को अभी 100 करोड़ का जरूरत है। बोला कंपनी से आप ले लीजिएगा लोन के नाम पे, लोन के नाम पे 100 करोड़ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बुद्धि लगाया। यहाँ पे जज बोला नहीं, तुम टैक्स बचा रहा है, क्लियरली तुम टैक्स बचा रहा है, इसीलिए हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर रहे हैं और तुम्हारा कंपनी और तुमको एक मान रहे हैं। अब बताओ तुम कैसे टैक्स बचाओगे? इज दिस पॉइंट अबाउट अवॉइडिंग द टैक्सेशन क्लियर टू एवरीवन? फटाफट यो मैसेज करो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये टैक्स बचाने वाला हिसाब किताब, टैक्स बचाना है, कंपनी खोलो, पैसा लगा दो। वेरी गुड। देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सम स्टूडेंट्स, जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे मैसेज में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं। एग्जाम में खराब मार्क्स आएगा, सीधे हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट होगा उसमें जिसका खराब मार्क्स आएगा उसके पेरेंट्स से बात होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ, समझ आ रहा तो यस, नहीं आ रहा तो नो, और क्या नहीं आ रहा बताओ, आई विल क्लियर इट आउट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड
लीगल ऑब्लिगेशन। अभी ना लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है, तुम लोग जब इंटर में जाओगे तुम लोग ना लेबर के ऊपर एक्ट पढ़ोगे, एम्प्लॉय के ऊपर एक्ट पढ़ोगे, अलग अलग एक्ट जो हम लोग के अंडर में लोग काम करते हैं उनके लिए भी। लॉ बोलता है तुम जितना पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ तुम बचा के रखेगा। मानो अगर किसी का सैलरी है, ये फैक्ट तुम लोग आज बता रहे हैं, किसी का सैलरी, मानो तुम लोग गया जॉब इंटरव्यू में, तुम लोग से पूछा तुम्हारा सैलरी कितना, तुम लोग पूछा मैनेजर से, मैनेजर बोला 8.5 लाख पर एनम। ये इन हैंड नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, इसमें से तुम्हारा कुछ पैसा कटेगा प्रोविडेंट फंड का। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है भैया, ये एक फंड होता है। हाँ राहुल, हम बैंक मोड में ही हैं। ये एक फंड होता है, मानो तुम्हारा इतना पैसा आ रहा है तो कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करता है, फ्यूचर में जब तुमको जरूरत होगा ये फंड तोड़वाना और वो पैसा ले लेना, तुम्हारा ही पैसा है। ग्रेट्युटी फंड, रिटायरमेंट फंड, अलग अलग फंड होता है, उसमें पैसा डालना अनिवार्य है। कभी कभी क्या बोलता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो तुमको बोनस भी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। ये सब कौन बोलता है, लॉ बोलता है। इसके ऊपर प्रॉपर एक्ट वगैरह बना हुआ, तुम लोग बाद में पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी था बड़ा पैसा कमा रहा था, वो दिमाग लगाया कि यार ये जो पैसा है क्या अपना गरीब लोग में बांटे, लेबर लोग में, एम्प्लॉय लोग में बांटे, हम एक अलग कंपनी खोलते उसमें डाल देते। हमसे पूछेगा जब कि इस पैसा का तुम क्या किया, हम बोल देंगे हम उस कंपनी का शेयर खरीदे। दिमाग, ये तो दिमाग ठीक से लगाया, लेकिन जज इससे ज्यादा समझदार था। जज बोला कि हम ये नहीं करने देंगे, हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर देंगे। एक केस स्टडी पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। When it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the corporate wheel to look at the real transaction. The workmen employed in Associated Rubber Industry Limited, Bhavnagar versus the Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar and another. ये केस लॉ जरूरी है। हम एक केस लॉ हर किसी में से अंडरलाइन कर रहे हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग भी कर रहा होगा। ठीक है, हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं, जो स्टार कर रहे हैं, तुम लोग भी करो। अभी एक रबर इंडस्ट्री था, उसमें कुछ लोग काम करते थे। अभी क्या हुआ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का कुछ शेयर खरीदा 4.5 लाख रुपया का। एक सेकेंड, अभी क्या हुआ ध्यान से सुनो। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर खरीदा। कौन किसका, ए खरीदा बी का 4.5 लाख रुपए में, 4.5 लाख रुपीज में। अभी इसका शेयर खरीदा है तो ये हर साल क्या देगा, डिविडेंड। तो ये इसको डिविडेंड दे रहा था और ये डिविडेंड कहाँ लिखाता है, P&L का इनकम साइड में। इसको इनकम मिल रहा है डिविडेंड, तो ये लिख रहा था। जब देखा, जब सारा इनकम वगैरह मिलाया, देखा कि जो बोनस है, जो बोनस पेएबल है वर्कमैन को, वो दिया नहीं जा रहा है। जैसे ये बात पकड़ाया, क्या किया, बी लिमिटेड सी लिमिटेड को बेच दिया अपना बिजनेस। बोला कि मेरा बी लिमिटेड सी लिमिटेड खरीद रहा है। ठीक है, और सी लिमिटेड कौन था पता है, इसका सब्सिडियरी। सब्सिडियरी पता है क्या होता है, तुम्हारे अंडर में जो कंपनी हो। सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, जो तुम्हारे अंडर में हो। बी लिमिटेड का सब्सिडियरी कौन था, सी लिमिटेड। बी लिमिटेड बोला यहाँ पे तो जो है पकड़ा रहा है मेरा चोरी, हम अपना जो है सब्सिडियरी को ही अपना कंपनी बेच देते। सिंपल वर्ड में वो भागने का कोशिश किया। जैसे वो भागने का कोशिश किया, जज को हुआ शक। जज देखा, जज बोला कि तुम इतना पैसा कमा रहा है, तुमको बोनस देना है अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ तुमको बोनस देना चाहिए और तुम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तुम ये चोरी किया। यहाँ पे तुम बेकार का 2 कंपनी खोला। जो सजा है वो ए लिमिटेड को नहीं, बल्कि जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है उनको मिलेगा। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इंग्लिश में, बुक में जो लिखा है। द फैक्ट ऑफ द केस आर दैट ए लिमिटेड परचेज सम शेयर फ्रॉम बी लिमिटेड 4.5 लाख रुपया। इसका जो डिविडेंड था वो P&L में आ रहा था साल भर साल।
It was taken into account for the purpose of calculating bonus payable to workmen of the company. Sometime in 1968, 1968 में क्या हुआ, कंपनी बी लिमिटेड जो था अपना ही अंडर में जो कंपनी था सी लिमिटेड उसको बेच दिया। अब डिविडेंड इनकम जो है वो P&L में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर एक लॉ है वो बाद में बात होगा। डिविडेंड इनकम जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी क्या था, बोनस पेमेंट हो ही नहीं रहा है। मेरा मेन 1000 बात का एक बात, मेरा बोनस पेमेंट करना था वर्कमैन को और वो नहीं हो रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, अपने अंडर में कंपनी खोल रहा है झूठ मूठ का, सारा पैसा वहां लॉन्ड्री कर दे रहा है, लॉन्डर कर दे रहा है, छुपा दे रहा है। ये बात ना सुप्रीम कोर्ट तक गया। कहां तक? सुप्रीम कोर्ट, सारा कोर्ट का पापा है जो, और बोला कि इस केस में कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को एक माना जाएगा। क्यों? यहाँ पे तुम जो लीगल ऑब्लिगेशन था बोनस पे करने का, उससे बचने का कोशिश कर रहा है और वो हम नहीं करने देंगे। ये जो तुम नया कंपनी खोला है इसका तो कोई एसेट ही नहीं है, इसका तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ डिविडेंड दिए जा रहा है, लिए जा रहा है, दैट्स इट। तो ये काम, ये क्लियर जो कंपनी तुम खोला है चोरी के लिए खोला है और हम ये नहीं होने देंगे। तो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि लॉ के तहत तुमको कुछ काम करना है जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आए। जैसे ही तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है तुम बुद्धि लगा के फॉल्स कंपनी खोल के उसमें लगाने लग रहे हो, ये अलाउड नहीं है। ये किस केस स्टडी में समझ में आया? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये पॉइंट क्लियर है तो यो करो, क्लियर नहीं है तो पूछो क्या डाउट है। Is this point clear to everybody? Okay. अभी तक हम लोग 3 केस बात किए हैं, 3 केस जिसमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। पहला, जब कंपनी एनिमी हो, इसका केस स्टडी था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। दूसरा, टैक्स बचाने का, इसका केस स्टडी था जुग्गी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और तीसरा, कोई लीगल ऑब्लिगेशन से बचने का, इसमें वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। डिविडेंड वाला पॉइंट बताइए ना भैया। अल्टीमेटली इसमें एक ही बात बोलना चाह रहा है, अल्टीमेटली तुम जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, तुम जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, और लॉ के तहत तुम जब जबरदस्त प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट किससे कमा रहा है? डिविडेंड से कमा रहा है। चलो, जब जबरदस्त प्रॉफिट कमाओ तो वर्कमैन को बोनस तो देना होगा, ये लॉ बोलता है। लेकिन जो कंपनी है वो नहीं देना चाहता है, वो बोलता है हम नहीं देना चाहेंगे, वो अपने अंडर में कंपनी खोले जा रहा है, चोरी किए जा रहा है। अल्टीमेटली यही हो, बोनस नहीं देने खोज रहा है, तो ये वो गलत कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है। कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए जब तुम दिमाग लगाओ, जब तुम बेकार में कंपनी खोलते जाओ, जब तुम दिखाते जाओ कि मेरा जो इनकम है वो डिविडेंड से आ रहा है किसी और कंपनी से, हमको बस टैक्स बचाना है, हमको जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो बचाना है, ये तुम्हारे एम में हो, गलत है। तुम्हारा जो फेद है वो गुड फेद नहीं है, बैड फेद है। ठीक है, हम बात किए थे ना गुड फेथ बैड फेथ के बारे में। गुड फेथ मतलब जब अच्छा इरादा हो, और बैड फेथ मतलब जब बुरा इरादा हो। तो यहाँ पे इरादा क्या था? बुरा। ओके, 3 केस लॉ और 3 पॉइंट समझे। अब चौथा, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। कभी कभी कंपनी ऐसे एक दूसरा कंपनी खोल देता है जो कि उसका एजेंट के तरीके से काम करे, जैसे कि मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में हुआ। अंडरलाइन करो, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में हुआ। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल। ठीक है, एक कंपनी था, अपने लिए वो लाइसेंस लेना चाहता, लेकिन कुछ कारण से उसको उसके नाम पे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो क्या किया, बोला हम दूसरा कंपनी खोलते हैं और उसका नाम पे लाइसेंस ले लेते हैं, हमको तो लाइसेंस से मतलब है ना। यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। देखो, अगर डायग्राम से समझाएं, किसी का अनम्यूट होकर रखा है, ध्यान दो। मानो कोई है ए लिमिटेड, उसको चाहिए लाइसेंस, मानो इसको क्या बनाना, बंदूक, गन बनाना है, लेकिन इसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है और ये अब रो रहा है, ए लिमिटेड का मेंबर सब रो रहा है।
आया इसका सीए हीरो बन के, बोला कि अब दूसरा कंपनी खोल लो, बी लिमिटेड खोल लो, उसके नाम पे लाइसेंस ले लेना। यहाँ पे कोर्ट बोला अलाउड नहीं है। आप ये कंपनी सिर्फ एक एजेंट के तौर पे खोल रहे हो, इस कंपनी से सिर्फ एक काम है आपको कि आपको लाइसेंस मिले, हम तो ये होने नहीं देंगे। कहाँ पता चला? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में। क्या कि अगर आप एक कंपनी सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से खोल रहे हैं कि आपको मतलब कुछ काम करवाना उस कंपनी के जरिए, ये अलाउड नहीं है। और पांचवा, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। कंपनी इस इरादा से किया कि हम अपने क्रेडिटर्स को चूना लगाएंगे, हम लॉ को चूना लगाएंगे, हम गलत काम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो परमिसेबल नहीं है। एग्जाम्पल, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर। 5 पॉइंट पढ़े, 5 केस लॉ, पांचों का पांचों चीज याद करना है। इज ऑल दीज थिंग्स क्लियर टू यू? फटाफट यो करो, ये पूरा पॉइंट क्या तुम लोगों को क्लियर है? तो फटाफट यो करो, देख लो। कुछ डाउट है तो देखो, बताओ, डाउट नहीं है तो यो कर दो। ओके, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। देखिए अब तुम लोग को अभी अगर नया सेक्शन चालू करेंगे तो वो 1 घंटा लगेगा, तो उससे बेहतर है हम लोग छोटा छोटा हिस्सा करते हैं। चलो, सबको ही आना पेज नंबर 5.21 में, पेज नंबर 5.21 में। एक सेकंड। ओके, एक डाउट आया है, एक डाउट आया है। पॉइंट नंबर 3 का जो केस स्टडी है, राहुल को भी इसमें डाउट था, रिदम को भी है, इसको फिर से बताइए भैया। ये है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है बी लिमिटेड। मानो बी लिमिटेड बहुत बड़ा कंपनी है, इसका 500 करोड़ का प्रॉपर्टी वगैरह है, इसका हम क्या किए? शेयर खरीदे, शेयर खरीदे। अभी जब तुम शेयर खरीदता है तो तुमको क्या मिलता है बदले में? बदले में भैया हम लोग को मिलता है डिविडेंड। ए लिमिटेड को डिविडेंड मिला और बड़ा कंपनी बहुत पैसा कमा रहा है, तो इसका इनकम साइड में जो डिविडेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हुआ क्या देखो, ए लिमिटेड देखा कि ये तो मेरा जो डिविडेंड है इनकम बढ़ रहा है, जिसके कारण मेरे को ये पैसा को वर्कमैन में बांटना होगा बोनस के तौर पे। ठीक है, तो 1968 में ए लिमिटेड के अंदर में ही एक कंपनी था सी लिमिटेड। ए लिमिटेड के अंदर में ही था एक कंपनी सी लिमिटेड। ये क्या किया, सारा का सारा शेयर सी लिमिटेड को दे दिया। अब इसका जो P&L है उसमें तो इनकम नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसमें तो इनकम जीरो, वर्कमैन को बोनस नहीं देना पड़ेगा। और सी लिमिटेड है, इसमें तो सिर्फ डिविडेंड इनकम है, ये क्या ही कमा रहा है, इसका तो वर्कमैन भी नहीं है, इसका तो कोई नहीं है, तो खाली ऐसी फेक डमी कंपनी खोला है। यहाँ पे यही हुआ। यहाँ से बी लिमिटेड क्या था, एक अच्छा कंपनी था जो बोनस दे रहा था इसको हर साल, बोनस के कारण इसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, जिसके कारण इसको देना पड़ता बोनस। ये बोला कि हम जो है
बोनस नहीं देना चाहते अपने वर्कमैन को, तो ये झूठ मूठ का एक कंपनी खोला और ये सारा जो डिविडेंड का इनकम हो रहा था उसमें डाल दिया, बोला कि हम इस कंपनी का शेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्कमैन को चूना लगाने का काम कर रहा था। अब क्लियर है सबको? यो कर दो फटाफट, राहुल एंड रिदम दोनों को क्लियर है ये पॉइंट? ये डिविडेंड में यही हुआ है, ए लिमिटेड खूब पैसा कमा रहा था डिविडेंड के तौर पे, जैसे देखा कि हमको बोनस देना पड़ेगा, ये बोला ना हम नया कंपनी खोल देते हैं, और ये नया कंपनी खोल दिया। यहाँ पे जज लगाया दिमाग, बोला नहीं नहीं खोलने। गुड, ओके। अब आते हैं छोटा छोटा सेक्शन हम लोग सल्टाते हैं। तो ये बड़ा मस्त सेक्शन है जो हम लोग शायद परसों का जो क्लास है उसमें करेंगे। अलग अलग टाइप का कंपनी, ये हम पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में आओ, पेज नंबर 5.21। हम लोग पढ़े भैया, कैपिटल मतलब पूंजी, जो एक बिजनेस को देता है उसका बिजनेसमैन। कैपिटल कैश में भी हो सकता है, कैपिटल एसेट में भी हो सकता है। लेकिन एक कंपनी जो है वो 3 टाइप से लिमिटेड होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। इस बारे में बात करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि तुम जब कंपनी बन रहा था तभी बोल दिया कि हम इतना ही पैसा देंगे, इससे ज्यादा पैसा हम नहीं देंगे, दैट्स इट, हम इतना का गारंटी दे रहे हैं, हम इतना देंगे। और लिमिटेड बाय शेयर यानी कि तुम शेयर खरीदा, शेयर खरीदते तो लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ₹10 का शेयर है, उसमें से कॉल्ड यानी कि मांगा कितना हमसे कंपनी, ₹4, उसमें से हम दिए कितना कंपनी को, ₹3, उसमें से अनपेड कितना है अभी मेरा, अभी कंपनी मांगा था कितना, ₹4, तुम दिया कितना, ₹3, अभी भी ₹1 बाकी है। अनकॉल्ड कितना है, अनकॉल्ड यानी कि कंपनी मांगा ही नहीं अभी तक, कितना, ₹4 मांगा है ₹10 में से, यानी कि ₹6 अभी भी कंपनी मांगेगा। ये सब कॉन्सेप्ट बच्चा वाला 11-12 में पढ़े अपन। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और। In other words, the contribution of person to the common stock of the company form the capital of the company. The proportion of the company to which each member is entitled is his share. हर मेंबर को कितना पैसा देना है, जितना का उसके पास शेयर है, यानी कि लास्ट वो ₹10 देगा टोटल में एक शेयर का, उससे ज्यादा वो ₹1 नहीं देगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे, नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। अभी हम लोग मिलके कैपिटल कंपनी खोले, ठीक, कंपनी खोल दिए भैया, हम लोग जितना चाहे उतना कैपिटल मांग सकते हैं पब्लिक से? नहीं। तुम लॉ को बोलेगा, लॉ मेरा कंपनी का ये काम है, ये ऑब्जेक्टिव है, हम इतना कैपिटल लेना चाहते हैं, फिर लॉ उसको परमिशन देगा कि हाँ तुम इतना कैपिटल ले सकता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। मानो हम लोग ये कंपनी खोले, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग चाहते थे वो 500 करोड़, हम लोग का मर्जी, हम लोग का मन, हम लोग का इच्छा था ये, क्या ये लॉ अलाउ किया? नहीं, लॉ बोला तुम लोग 300 करोड़ तक ही सिर्फ कैपिटल ले सकता है। तो हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हुआ? 300 करोड़। इतना मेरे पास आ गया क्या? नहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इतना कैपिटल उठाने का तुम्हारे पास हक है। ठीक है, तो नॉमिनल कैपिटल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा मेमोरेंडम में हम लोग को हक मिला है कि मैक्सिमम हम लोग इतना कैपिटल उठा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इशूड कैपिटल पे, कि तुम उठा सकते हो एक बार में 300 करोड़, लेकिन हमको उठाना नहीं है। हम एक बार में इतना पैसा थोड़ी उठाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में और पैसा का जरूरत पड़े। हम एक बार में उठाना चाहते हैं 100 करोड़, इतना उठा सकता है, इतना उठाएगा 100 करोड़, 300 करोड़ तो उठा सकता है। तो हम डिसीजन लिए कि हम सिर्फ 100 करोड़ ही मार्केट में छोड़ेंगे, यानी कि पब्लिक को कितना अवेलेबल है? 100 करोड़। टाइम टू टाइम फिर वो बढ़ा सकता है, चाहे तो कितना तक बढ़ा सकता है? मैक्सिमम 300 करोड़, उससे ज्यादा वो कैपिटल नहीं मांग सकता पब्लिक से। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इशू कर दिए 100 करोड़, भैया चाहता है पब्लिक 100 करोड़ कैपिटल। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि पब्लिक कितना कैपिटल लिया,
सब्सक्राइब्ड, यानी कि हम पब्लिक के बीच में छोड़े थे 100 करोड़ कि तुम लोग लो, लेकिन क्या 100 का 100 करोड़ ले लिया होगा पब्लिक? नहीं, पब्लिक 90 करोड़ लिया, बाकी 10 करोड़ नहीं लिया, अनसब्सक्राइब रह गया। मेरा ऐसे ही मतलब रखा हुआ है, ठीक है। 90 करोड़ पब्लिक बोला हम सब्सक्राइब करेंगे, गुड, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ना यही चीज हम जो समझा रहे हैं उसको बताया गया है। इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill, head or letter paper of a company states the authorized capital, the subscribed capital and paid up capital must also be stated in equally conspicuous character। क्या बुद्धि लगा रहा है? देखो अभी हम बता रहे हैं ये बात क्यों बोला। क्या करता है ना, बहुत बार लिख देता है ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़। अभी तुम ही लोग को हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि कंपनी है 300 करोड़ का, क्या तुम उसका मेंबर बनेगा? क्या तुम उसका शेयर खरीदेगा? क्या तुम उसका ओनर बनेगा? मेंबर कौन होता है? ओनर, जो डिसीजन लेता है। क्या तुम उसका ओनर बनेगा? 300 करोड़, हाँ बनेंगे। सुन के लग रहा है ये क्या करता था? ये लोग जहां एडवर्टीजमेंट दे रहा है, मानो जगह जगह पोस्टर वगैरह चिपका रहा है, तो करता था ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़। अब हर कोई इतना जानकार नहीं है, उसको लगता था ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब वही 300 करोड़ पब्लिक के पास होगा, उसको नहीं पता था ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब। और वो लोग क्या करता था, लपक जाता था कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है, ये शेयर मेरे को चाहिए। इसके कारण क्या होता था, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। इसी कारण से वो लोग शेयर का प्राइस बढ़ाता था। कैसे करके? ये दोनों नहीं दिखाता, असलियत नहीं दिखाता, खाली ये दिखाता, और जिसको इसका मतलब नहीं पता वो लोग बुद्धू बन जाता। तो लॉ बना दिया कि जहां ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा वहां इशूड भी लिखेगा, पेड अप भी लिखेगा, सब लिखना जरूरी है, ठीक है। ये लॉ बना दिया 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 में सब्सक्राइब कैपिटल को डिफाइन किया, उसमें ये बात बोल दिया, ठीक है। कहां बोला ये बात? सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोल चुका है कि अगर कहीं भी तुम ऑथराइज्ड कैपिटल का जिक्र कर रहे हो तो साथ ही साथ में सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप का भी जिक्र करना जरूरी है। अगर तुम नहीं किए तो क्या पेनल्टी देना होगा? 10,000। एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट लायबल टू पे पेनल्टी एक्सटेंडिंग 10,000 एंड 5,000। ये उल्टा लिख दिया है, 5,000 टू 10,000 होता है, ये पेनल्टी देना होगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या, एक बार फिर से दिखा रहे हैं हम। ऑथराइज 300 करोड़ का औकात है तुम्हारे कंपनी का, उसमें से तुम 100 करोड़ छोड़े मार्केट में, उसमें से मार्केट में कितना जन खरीदा? 90 करोड़ का खरीदा, ठीक है। अब कॉल्ड अप 90 करोड़ क्या एक बार में तुम्हारा जेब में आएगा? नहीं, तुम धीरे धीरे करके मेंबर से मांगोगे। तो मानो कॉल्ड अप इस 90 करोड़ में से हम 10 करोड़ मांगे हैं पब्लिक से हाथों हाथ, ये एप्लीकेशन मनी दे दो, साथ में अलॉटमेंट मनी दे दो। फिर फ्यूचर में जब जरूरत होगा तो क्या होगा? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके अलग अलग कॉल होता है। आई होप तुम लोग शेयर वाला चैप्टर पढ़ा और ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉल्ड अप यानी कि जितना मांगा, कितना मांगा? 90 करोड़ पब्लिक बोला कि हम खरीदेंगे। टोटल कितना का शेयर खरीदने के लिए रेडी हुआ पब्लिक? 90 करोड़ का। उसमें से कितना मांगा कंपनी? 10 करोड़। कॉल्ड अप कितना हुआ? 10 करोड़। अनकॉल्ड कितना? 90 में से 10 करोड़ कंपनी मांग लिया, अनकॉल्ड है 80 करोड़ अभी भी मांगना बाकी है। कितना मांगना बाकी है? 80 करोड़, ठीक है। अभी क्या पब्लिक इतना अच्छा है जितना मांगेंगे उतना देगा? हम पब्लिक से मांगे 10 करोड़, क्या पब्लिक पूरा 10 करोड़ देगा? नहीं, इसमें से पब्लिक 7 करोड़ दिया, बाकी बोला बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में, ठीक है। यानी कि पेड अप कैपिटल कितना है? 7 करोड़। आई एम रिपीटिंग द एंटायर सीन वंस अगेन, प्लीज लिसन। ऑथराइज्ड तुम्हारा औकात 300 करोड़ तक कैपिटल तुम मांग सकता है। तुम बोला हम 300 नहीं, हम तो 100 ही मांगेंगे, तो इशूड 100, जिसमें से पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया? कितना पब्लिक बोला कि चलो हम ले लेते हैं? 90। 90 का 90 क्या एक बार में देना होगा कंपनी को? नहीं, धीरे धीरे करके कॉल करेंगे। कंपनी कॉल किया 10 करोड़, उसमें से कितना पेड हुआ? 7 करोड़। अनपेड कितना? 3 करोड़, ठीक है। अभी तुम लोग बताओ फटाफट, अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? चैट में बताओ फटाफट, अनकॉल्ड कैपिटल हमारे इस केस में कितना है? देखिए पहला जवाब आता किसका है? वेरी गुड निकिता, अनकॉल्ड कैपिटल है 80 करोड़। रिदम, दैट इज अनपेड कैपिटल। ओके, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है?
कौन देता है पहला जवाब? वेरी गुड काजल। काजल गिव द फर्स्ट आंसर। अरे अनिरुद्ध, 210 कैसे होगा? 10 करोड़ होगा। ठीक, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग इतना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है?